चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इससे पहले आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 देकर क्या होगे, उससे पहले आप लोग फॉर्म 57 रिवाइज करके आया होगा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का दे रखा हुआ था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये सम्स। तो इंजोल लिमिटेड इज लिक्विडेटेड टू बी लिक्विडेटेड द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड एज एट 1 अप्रैल 2021 फ्रॉम इट्स बुक्स। तो ये हम लोग को बैलेंस दे रखा है जिसमें 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है। उसके बाद सिक्योर डिवेंचर में ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो सिक्योर डिवेंचर है जो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एसेट एसेट में कौन हो गया, स्पेसिफिकली प्लेज वाला हो गया। फिर अनसिक्योर लोन है, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ से एसेट आना स्टार्ट हो गया। फिर अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। फिर करंट एसेट में दे रखा हुआ है, करंट एसेट का बैलेंस दे रखा है 45 लाख का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी भी दे रखा है जिसमें फॉर बिल डिस्काउंटेड के लिए कितना 1 लाख का, और यहाँ पे फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑफ डिमांड, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 1,50,000 का। और एक्साइज ड्यूटी कौन सा हो गया हम लोग का, तो ये हम लोग का हो जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये तो समझ में आप लोग को आ गया कि जो एक्साइज ड्यूटी जो भी गवर्नमेंट का ड्यू होता था वो हम लोग का होता था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। और जो हम लोग का ये था बिल डिस्काउंटेड के लिए जो भी हम लोग का लायबिलिटी है वो कंटीजेंट लायबिलिटी जो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के टाइम में पेमेंट होता है। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे सब में क्या दे रखा हुआ है। तो ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटीजेंट लायबिलिटी आर सर्टेन। तो ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो सर्टेन है, तो ये हम लोग का लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो कौन सा लायबिलिटी हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। टू डेवलप दैट द एसेट आर लाइकली टू बी रियलाइज्ड एज फॉलो, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग से कितना पैसा आ रहा है 11 लाख का। उसके बाद अदर प्लांट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से 18 लाख का। करंट एसेट से कितना आ रहा है 35 लाख का। और हम लोग को बनाना है टेकिंग द above into account prepared statement of affair। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग को इससे बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल सम्स है, बस हम लोग को फॉर्मेट में देते जाना है और बस आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 11। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होता है फॉर्म 57। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। तो कौन कौन सा एसेट स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, तो सम्स में हम लोग को बोला था सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो स्पेसिफिकली प्लेस है 10 लाख वाला सिक्योर डिवेंचर के साथ। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाएगा स्पेसिफिकली प्लेस। तो बचा हुआ दो एसेट क्या हो गया, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। तो यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा जो कितने का अमाउंट का दे रखा हुआ है हम लोग के पास, तो ये दे रखा हुआ है 18 लाख का। और ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है करंट एसेट जो दे रखा है 35 लाख का। तो यहाँ पे करंट एसेट आ गया 35 लाख का। दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देंगे, वो आ जाएगा एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में। और ये था हम लोग का एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस 18 लाख प्लस 35 लाख, तो ये हम लोग आ जाता है 53 लाख। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस था वो हम लोग लिख चुके हैं। फिर यहाँ लिखेंगे एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसमें हम लोग को एक ही एसेट दे रखा था, कौन सा एसेट है, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग था ना, लैंड एंड बिल्डिंग था। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे हम लोग, जिसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 11 लाख का दे रखा हुआ है। इसके साथ लोन कितने का है, लोन यहाँ पे दे रखा हुआ है हम लोग के पास जो सिक्योर बाय डिवेंचर है ये 10 लाख का। तो यहाँ पे लोन आ जाएगा 10 लाख का। और यहाँ पे डेफिशिएंसी आया, तो आंसर इज नो, डेफिशिएंसी तो कुछ भी नहीं आया, सरप्लस आया। सरप्लस कितने का आया, तो 1 लाख का सरप्लस बच गया अमाउंट। तो ये 1 लाख आ जाएगा हम लोग का नेक्स्ट वाले कॉलम में। तो इस तरह से हम लोग के पास अभी बैलेंस कितना पैसा का अवेलेबल है, तो बैलेंस हम लोग के पास हो जाएगा 53 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 54 लाख। तो 54 लाख का हम लोग का बैलेंस है। अब हम लोग समरी बनाएंगे, तो चलिए समरी बनाते हैं। तो समरी में हम लोग क्या करते थे, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस जिसका हम लोग का बैलेंस है 53 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 53 लाख का। फिर हो जाएगा एसेट स्पेसिफिकली प्लेस जिसका बैलेंस एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लेना है, तो वो हम लोग का कितना है 11 लाख, तो ये हम लोग का आ जाएगा 11 लाख। तो इस तरह से ये आ जाएगा हम लोग का 11 लाख 53 प्लस 11, तो ये हम लोग का आ गया 64 लाख का। यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम लोग का बैलेंस हो गया। अब एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो स्टेटमेंट हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखते थे हम लोग बुक वैल्यू या कंटीजेंट लायबिलिटी, और यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, और ये आ जाएगा हम लोग का अमाउंट का आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास बैलेंस कितना से स्टार्ट करेंगे, तो बैलेंस हम लोग के पास कितना है, तो 54 लाख का बैलेंस है, तो यही बैलेंस से हम लोग को स्टार्ट करना है। और यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा हमेशा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में, यहाँ पे लिस्ट ए
और ये हम लोग को आ जाता है एसेट स्पेसिफिकली प्लेस का लिस्ट, ये लिस्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेस या फिक्स चार्ज वाला था, तो ये लिखते हैं क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज। जो हम लोग का क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज में क्या था, सिक्योर डिबेंचर था, जिसे लिस्ट कौन सा बोलेंगे, तो लिस्ट बी बोलेंगे। इसका अमाउंट में कुछ आएगा तो आंसर इज नो, क्योंकि हम लोग इसे पहले ही यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं। जो लोन का दे रखा हुआ था हम लोग के पास, जो डिबेंचर का दे रखा था, लोन नहीं, यहाँ पे डिबेंचर सही रहेगा लिखना। तो डिबेंचर का तो हम लोग पहले पेमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं आएगा, बट बुक वैल्यू तो आएगा इसका। तो बुक वैल्यू कितना दे रखा हुआ है इसका, 10 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, तो ये हम लोग आ जाएगा बैलेंस, जो आ जाएगा 54 लाख का। अब इसके बाद पहले फिक्स चार्ज वाले का पेमेंट होता था, फिर किसका पेमेंट होता था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो चलिए पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना दे रखा होता है हम लोग के सम्स में, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखा होता, जो एक्साइज ड्यूटी का 1,50,000, तो ये हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था। यहाँ पे 1,50,000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे, और इसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट सी बोलते थे। और इसका बैलेंस हम लोग को कितना दे रखा होता, तो बैलेंस हम लोग को दे रखा होता क्या, हाँ जी 1,50,000 का। अब बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस हम लोग का कितना आ जाता है, तो 54 लाख माइनस 1.5 लाख, तो ये आ गया 52,50,000 हम लोग के पास ऐसा अभी अवेलेबल है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद हम लोग फ्लोटिंग चार्ज वाले का पेमेंट करते थे। अब सम से फ्लोटिंग चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज का तो नहीं दे रखा ना कुछ इन्फॉर्मेशन, तो फ्लोटिंग चार्ज है नहीं। फ्लोटिंग चार्ज के बाद हम लोग किसका पेमेंट करते थे, तो अनसिक्योर क्रेडिटर का। तो अनसिक्योर क्रेडिटर यहाँ पे दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर भी है, प्लस में अनसिक्योर लोन भी है, तो इसका पेमेंट करेंगे जो है 35 लाख और प्लस में 20 लाख। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें हम लोग का कितना आ जाएगा 20 प्लस 35, 20 लाख प्लस 35 लाख। और इसे कौन सा लिस्ट बोलते थे, तो यहाँ पे डी तो नहीं है, तो यहाँ पे लिस्ट ई है। ये हो गया लिस्ट ई, और इसमें आ गया हम लोग का अमाउंट 55 लाख का। इस तरह से यहाँ पे बैलेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, तो बैलेंस हम लोग का निगेटिव में आ जाएगा। तो -55 करने के बाद 2.5 लाख का हम लोग का क्या आ गया, निगेटिव में बैलेंस आ गया। 2,50,000 का निगेटिव में बैलेंस आ चुका है अभी। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, जो कितने का दे रखा है 25 लाख का। बट यहाँ पे एक और लाइबिलिटी था, तो हम लोग का क्या था, कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये था ना यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी, कहाँ गया ये, फॉर बिल डिस्काउंटेड के बदले जो बोला था यहाँ पे सर्टेन हो गया कंटीजेंट लायबिलिटी, तो इस 1 लाख को भी हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर के साथ ही हम लोग को पेमेंट करना चाहिए था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हम लोग को 1 लाख यहाँ पे ही पेमेंट करना होगा। तो ये हम लोग के पास अब कितना आ जाएगा डेफिसिट, 3,50,000 का डेफिसिट आ गया। और लिस्ट ई हो गया ये, और लिस्ट ई के बाद एफ होता था हम लोग किसका, तो प्रेफरेंशियल होल्डर का। तो सबसे प्रेफरेंशियल होल्डर भी नहीं है, तो यहाँ पे लिस्ट हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे जी में आ जाएगा, जो हम लोग का होता था इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना दे रखा हुआ है अमाउंट, ये हम लोग के पास है इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट 25 लाख का, तो यहाँ लिख देंगे 25 लाख। ये हम लोग के पास डेफिसिट आ जाएगा। ये सबसे पहले आ जाएगा लिस्ट जी, और यहाँ आ जाएगा डेफिसिट, जिसे बोलते हैं लिस्ट एच, जो कितने का आ जाएगा, तो 25 लाख 3.5 प्लस 25, तो ये हम लोग आ गया 28,50,000। ये हम लोग का डेफिसिट आ गया, और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट हो गया। बस इतना आसान होता है, बस हम लोग को फॉर्मेट में जो जो दे रखा होता था वो हम लोग को लिख देना होगा। यहाँ पे 55 लाख और यहाँ पे 1 लाख। ये समझ में आया आप लोग को। अब देख लीजिए इसका आंसर भी देख लीजिए कितना इजी दे रखा हुआ है। सबसे पहले एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, 2 एसेट दे रखा हुआ था, एक दे रखा हुआ था अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड दूसरा दे रखा हुआ था करंट एसेट। उसके बाद एसेट स्पेसिफिकली प्लेस में लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें लोन कितना था 10 लाख का, तो यहाँ पे सरप्लस बचा, तो यहाँ पे सरप्लस हम लोग को ऐड कर देंगे 50, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है 1 लाख, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 1 लाख का सरप्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस कितना हो जाएगा 54 लाख का। फिर हम लोग को समरी दिखाना है, समरी में एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसमें एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दिखाना होता है दोनों का, तो ये हम लोग का 64 का हो गया। फिर यहाँ पे लाइबिलिटी और ग्रॉस लाइबिलिटी करके दिखाना होता है, जिसमें लिस्ट सबसे पहले बी का जो सिक्योर क्रेडिटर था उसमें तो नील आ जाएगा, नील आ गया। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग को 1,50,000 का दे रखा था, तो ये हम लोग 1,50,000 तो लिस्ट सी का पेमेंट हम लोग कर चुके हैं, जो ये हम लोग का दे रखा था डिविडेंड का, डिमांड का दे रखा था, इनकम टैक्स डिमांड का, सॉरी एक्साइज ड्यूटी का दे रखा था, तो वो हम लोग का यहाँ पे माइनस कर दिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हम लोग के पास ये आ गया बैलेंस। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर में 3 तरह का, एक तो सबसे पहले हो गया अनसिक्योर लोन, फिर क्रेडिटर हो गया, उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी भी बोला गया यहाँ के में कि कंटीजेंट लायबिलिटी भी सर्टेन हो गया था, तो कंटीजेंट लायबिलिटी भी यहाँ पे माइनस कर दिया।
तो ये जो हम लोग का डेफिशिएंसी आ गया, डेफिशिएंसी कितने का 3,50,000 का। फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो था नहीं, तो यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर जिसमें 25 लाख का, तो इस तरह से डेफिशिएंसी कितना आ गया 28,50,000 का। और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 होगा और 13 होगा, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा।